हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारी क्लासेस। सो अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी मॉड्यूल स्टार्ट किया हुआ था। ओके, सो वो मॉड्यूल भी अभी आपका कंटिन्यू जारी रहेगा। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू मॉड्यूल, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी। क्लियर? जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इंडियन पॉलिटी हमारा चलता रहेगा, वो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। अब आज से हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वैरायटी जब हो जाती है ना सब्जेक्ट के अंदर, तो बच्चों को भी पढ़ने में मजा आता है। एक ही सब्जेक्ट को आप जब कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं फील करते हो कि यार इससे अलावा नेक्स्ट और क्या। ये हमारी जो कहते हैं साइकोलॉजिकल टेंडेंसी रहती है, हम एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक स्टिच नहीं रह सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो इसलिए आज मैंने नया मॉड्यूल स्टार्ट किया, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल जो है, अगर मैं बात करूँ इसको एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो ना सिर्फ ये सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर, ये हर एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर देखेंगे इससे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। क्लियर? मैं सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम अगर सिविल सर्विस की बात करता हूँ तो इसमें आपके ऑन एन एवरेज 25 प्लस एवरेज क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। हर साल आपको 25 या उससे ज़्यादा मिलेंगे आपको हर साल, ईच एंड एवरी ईयर। किस में? जो प्रीलिम्स है। मेंस में तो आते ही आते हैं। मेंस का तो पूरा एक डेडिकेटेड आपका जो कहते हैं पेपर होता है, GS3। क्लियर? उसके अंदर आपके टोटल सारे क्वेश्चन आपके इकोनॉमी प्लस साइंस एंड टेक और भी हैं आपके, उसमें आते रहते हैं। बट उसमें मेजोरिटी जो है आपका इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर? तो इंडियन इकोनॉमी जो है, आज हम इसको बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल कहते हैं बेसिक से हम, जैसे मैंने जो इंडियन पॉलिटी आपको स्टार्ट कराया था उसमें क्या था, आपको थोड़ा सा बेसिक्स, उसके बाद सारे उसके केस लॉ सारे डिस्कस किए आपने, जो अब तक हमने फंडामेंटल राइट्स किया उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर भी हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम करेंगे क्या, सबसे पहले बेसिक्स कि वो स्टार्ट कैसे हुआ, उसके बाद उसका अभी करंट में क्या है। तो अभी मैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपको करंट अफेयर्स साथ के साथ करवाता चलूँगा। क्लियर? पॉलिटी में क्या था कि पॉलिटी में मैंने ये सोचा कि पहले आपको वो टॉपिक करवा दूं, उसके बाद उसके करंट अफेयर करवा दूं। क्लियर? तो क्या होता है कि हर सब्जेक्ट के अंदर क्या थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो मेरा इस सब्जेक्ट में क्या रहेगा, मैं आपको जो करंट में, जैसे मान लो मैंने आपको कोई टॉपिक करवाया, जैसे मनी के रिलेटेड कोई सिस्टम करा रहा हूँ, तो मनी से रिलेटेड जो करंट अफेयर में कुछ भी ऐसा रहा होगा लास्ट 2 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एंटीक्विटी टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, लास्ट 2 ईयर्स, जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो लास्ट 2019 से लेकर 21 के बीच में जो भी करंट में न्यूज़ रही होगी उस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं सारी आपको साथ साथ यहाँ बताता रहूँगा। क्लियर? और मैं ये भी बता दूंगा कि ये करंट अफेयर की आपकी टॉपिक है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी को, क्लियर, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है जब भी हम किसी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन। क्लियर? जैसे अब आप मान लो आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री। क्लियर? जब हम जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जब वो कुछ भी पढ़ते हैं तो उससे पहले उसके इंट्रोडक्शन होता है। क्लियर? कि ये चीज़ कैसे, ये जो वर्ड है आया कैसे, ड्राइव कहाँ से हुआ। क्लियर? तो ऐसे ही जो इकोनॉमी है। अब एक चीज़ पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ, आपको कितने बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी। वर्सेस तो खैर गलत रहेगा, एंड आ जाएगा, एंड इकोनॉमी। इन दोनों वर्ड्स में कितने बच्चों को जो है कंफ्यूजन होती है। क्लियर? कि इकोनॉमिक्स को कई बार इकोनॉमी समझ लेते हैं, इकोनॉमी को वो इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कितने बच्चों को जो है इसके बीच में डिफरेंस नहीं पता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? अगर आपको ये पता है तो फिर आप इजीली इसका भी बता सकते हो। अगर आप ये बता सकते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, तो आप इजीली इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है वो भी बता सकते हैं। देखिए, ये हालांकि मेरा सेकंड पॉइंट था आपको क्लियर करना, लेकिन पहले मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि डेफिनेशन जो है आपको वो भी समझ में आ जाए। आप देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है। साइंस हमें पता है, हम उसके अंदर थ्योरी पढ़ते हैं। क्लियर? थ्योरी पोर्शन पहले हम देखते हैं कि चलो ऐसा होता है ग्रेविटेशन, हम उसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशन वर्क कैसे करता है। अब ग्रेविटेशन की थ्योरी को मैं अप्लाई करूं रियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, उससे मैं कुछ एप्लीकेशन बनाऊं, तो वो मेरी किस में आ जाएगी, टेक्नोलॉजी में। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ग्रेविटेशन की थ्योरी पढ़ी है, ग्रेविटेशन की थ्योरी मैंने पढ़ ली है कि ग्रेविटेशन वर्क कैसे करता है। क्लियर? अब इस थ्योरी के बेस पे मैं कोई रियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, रियल वर्ल्ड के अंदर कोई जैसे एप्लीकेशन बनाता हूं। लेट्स से मान लो मैंने कोई एक ऐसा एरोप्लेन बनाया जो कि ग्रेविटी को कम, उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं ना पड़े। क्लियर? या कोई मैंने ऐसा पैराशूट बनाया, तो जो भी मैं कुछ एप्लीकेशंस बना रहा हूं इसकी नॉलेज के ऊपर, उसको मैं क्या बोलता हूं, टेक्नोलॉजी।
क्लियर। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, साइंस इज अ थ्योरी पार्ट एंड टेक्नोलॉजी इज अ प्रैक्टिकल पार्ट। क्लियर है इतनी बात। सिमिलरली इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स है साइंस और यू कैन से सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट है या साइंस है। क्लियर, जिसमें हम थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, कोई थिंकर्स हैं, हम उनके थॉट्स को पढ़ते हैं, उन्होंने कैसे थ्योरी को अपनाया, कैसे उन्होंने इस थ्योरी को बनाया, क्लियर, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बट हमारा सिलेबस में क्या है, इंडियन इकोनॉमी है, हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है। अनलेस और अनटिल आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं है तो आप जो है इसको नहीं पढ़ेंगे। अगर आप जीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे इकोनॉमी को, अगर आप पढ़ रहे हैं ऑप्शनल पर्सपेक्टिव तब तो आपको थ्योरी सब कुछ पढ़नी पड़ेगी। क्लियर, ये हर एक अगर आप सिविल सर्विसेज का जब एग्जाम देखते हैं तो उसमें आप कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए, ज्योग्राफी हो, अगर आप जीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कोई थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी, किसी राइटर के जो जोग्राफिस्ट है, जोग्राफर्स है, उनके आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको जस्ट जनरल की क्लाउड कैसे बनते हैं, रेन कैसे होती है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लिया तो आपको सारे डिटेल में पता होना चाहिए। क्लियर, यही इकोनॉमिक्स के साथ है। तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, हमारा थ्योरी पोर्शन है, जो अभी मैंने आपको यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बताया। सिमिलरली इकोनॉमिक्स क्या है, हमारा थ्योरी पोर्शन है, और इकोनॉमी ये क्या है, उसका प्रैक्टिकल। क्लियर, जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने आपको थ्योरी दी कि लेट्स से मनी है, वो वर्क कैसे करती है, उसके पीछे मैंने कुछ थ्योरी दी आपको, लेकिन उस नॉलेज को मैंने यूज़ किया अपने रियल वर्ल्ड के अंदर कि इकोनॉमी में, कि भी अगर मैं मनी है कैसे उसको ड्राइव करूँ, उससे कैसे प्रॉफिट अर्न करूँ, कैसे उससे अगर मैं ऐसे करता हूँ तो लॉस कैसे होगा। क्लियर, ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी इकोनॉमी में। जैसे गवर्नमेंट जो है बजट बनाती है, अब गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तभी तो वो उसको अप्लाई कर पा रही है। तो हम क्या बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमी। जैसे इंडस्ट्री है, आउटपुट कैसे निकलेगा, कितना आउटपुट बनेगा, ये सारी नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, इकोनॉमिक्स से। उसके बाद अगर हम उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है इकोनॉमी। क्लियर, सो हमारे सिलेबस में है इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए, इकोनॉमी वर्ड अगर मैं सिंपल बोलता हूँ तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब तक उसके साथ कोई कंट्री का नाम नहीं है, जैसे रशियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, तो ये क्या हो गया, इसका एक वर्ड आ जाता है, मतलब मीनिंग क्लियर हो जाता है कि यस वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टेरिटरी, हम किसी टेरिटरी की बात करें। जैसे मैंने आपको पॉलिटी में बताया था, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो सीमाएं हैं, क्लियर, वो सब उसके अंदर जो भी जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कहलाएगा इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है इतना। चलिए अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। देखिए डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स की, वैसे तो अलग अलग जो इकोनॉमिक्स है इन्होंने अलग अलग इनकी वो दी है, बट हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो इकोनॉमिक्स क्या है, नॉट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी क्या है। देखिए अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से मैं बोलूँ आप कहीं पे जॉब करते हैं, क्लियर, और आपकी लेट्स से, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं आपको दिल पे ले लेना कि सर इतनी कम सैलरी कैसे कह रहे हो आप। मंथली सैलरी, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में आपको 10,000 रुपीज़ क्या मिल रहा है, आपको एज ए सैलरी मिल रही है। क्लियर, और यू आर अ मैरिड पर्सन, आप शादीशुदा व्यक्ति हो। चलिए अब आपके पास 10,000 रुपये हैं, मैं आपसे पूछूं कि देखो आपकी सैलरी 10,000 रुपीज़ है, आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। क्लियर, अब आप क्या देखेंगे, आप बोलेंगे कि सबसे पहले मैं ये देखूंगा, अगर मैं रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ तो मुझे उसका रेंट देना है, रेंट, पे रेंट। क्लियर, अगर 10,000 की सैलरी है, जस्ट एग्जांपल के लिए, तो मुझे, अगर मैं देखूँ किराए के घर पे रह रहा हूँ तो मुझे उसका किराया भी पे करना है। अगर मेरा कोई चाइल्ड है तो उसकी फ़ीस भी पे करनी है मुझे, और मेरे कुछ फिक्स्ड मंथली एक्सपेंडिचर होंगे। क्लियर, ये भी करनी है मुझे। जैसे मंथली एक्सपेंडिचर क्या होगा, अब अगर आप मान लो हर महीने सब्जी, ठीक है, कुछ आपकी जैसे पल्सेस होगी, या आप मान लो जो आपका कुछ डेली डाइट होगी उसको आप फॉलो करने के लिए आप खर्चा करते हो, न्यूज़पेपर लगवा रखा है तो आपके फिक्स एक्सपेंडिचर है जो आप करते ही करते हो हर महीने। ठीक है, तो आप बोलोगे ये देखो सबसे पहले मेरे को रेंट भी पे करना है, बच्चे की फीस भी देनी है, मेरे कुछ फिक्स खर्चे हैं महीने के। उसके बाद कई बार हम जैसे मूवीज़ भी देखने चले जाते, बट हम उसको अवॉइड कर लेते हैं, हम सिर्फ इतना देखते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि ये चीज़ें जो है ये निकालने के बाद मेरी कुछ सेविंग होगी। क्लियर, ये सारे खर्चे निकालने के बाद मान लो लेट्स से मेरे पास 1,000 रुपीज़ सेविंग हो जाती है। क्लियर, तो अब आप क्या कह रहे हो यहाँ पे, 10,000 को आप कैसे मैनेज कर रहे हो। क्लियर, और उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, यही तो है हमारी इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स जो बोलते हैं हम। क्लियर, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे चलो इसको यहीं लिख देता हूँ। चलो
एक लेट्स से इंडिया कंट्री है, क्लियर, इंडिया की टेरिटरी है, कोई फिक्स टेरिटरी बाउंड्री, क्लियर। अब इस टेरिटरी के अंदर कुछ लोग रह रहे होंगे, पीपल, लोग रह रहे होंगे। अब इन लोगों की कुछ नीड्स होंगी, जरूरतें होंगी, नीड्स या वांट्स। रुको मार्कर चेंज कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है। ओ चलिए ये ले लेता हूँ ब्लैक। देखिए इंडिया, मान लो कोई भी कंट्री लगा लो, यूएस लगा लो, कोई भी लगा लो, सबके साथ ये सेम एग्जांपल फिट बैठेगा। मान लो इंडिया है, उसकी कोई फिक्स टेरिटरी होगी, उसके अंदर कुछ लोग भी रह रहे होंगे और उनकी कुछ ज़रूरतें भी होंगी, लेकिन वो ज़रूरतें पूरी कहाँ से करेंगे? जो रिसोर्सेज हैं उस कंट्री में। अगर मान लीजिए आपको ऑनलाइन अगर स्टडी करनी है तो आपकी नीड क्या होगी उस टाइम? आपके पास या तो लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या फिर स्मार्टफोन हो, यही होगा आपकी नीड, क्लियर। तो अब देखिए, तो जो इन लोगों की नीड्स होगी तो वो भी क्या करेंगे? जो उस कंट्री में रिसोर्सेज होंगे उसी से फुलफिल करेंगे। बट हमें पता है रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्केर्स होते हैं, यानी कि हमेशा कम होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, क्लियर। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कोयला, कोयला जो है ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड फैला हुआ है, वो फिक्स है, एक दिन तो खत्म भी होगा। ऐसे ही क्रूड ऑयल, ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। तो अब क्या है, इकोनॉमिक्स ये कहता है कि हमें कैसे जो है रिसोर्सेज को जो कि स्केर्स हैं यानी कि कम है, और जो लोगों की नीड्स है, वांट्स है, वो कैसी है? अनलिमिटेड, कोई फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड वो है डिमांड्स। अनलिमिटेड डिमांड्स को स्केर्सफुल रिसोर्सेज के साथ कैसे फुलफिल किया जाए, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्या? आपका स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। यही है हमारी डेफिनेशन। यहीं पे तो हम कह रहे थे कि अब मैं अगर आपको बताता हूँ 10,000 रुपीज़ क्या था आपके पास? लिमिटेड रिसोर्स थे, क्लियर। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? ये आपकी क्या है? डिमांड्स हैं, यानी कि आपकी नीड्स हैं। आपको हाउस का रेंट पे करना है, बच्चे की फीस पे करनी है, उसके बाद मंथली कुछ आपके फिक्स एक्सपेंडिचर भी होंगे। ये सारा करने के बाद आपकी कुछ सेविंग भी होती है, क्लियर। यानी कि आपने इसको कैसे मैनेज किया, ये सारा जो है आपका किस में आ जाता है? इकोनॉमिक्स के अंदर, क्लियर है इतना। चलिए अब देखिए, अगर आप कहोगे कि सर डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है वो यही बोलती है कि किसी सोसाइटी के अंदर जो स्केर्सफुल रिसोर्सेज है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसी की स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ये है सिंपल सा फंडा। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया ताकि आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब देखिए बात करते हैं, आज मैं अगर आपसे पूछूं अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए बताइए? अगर मैं आपसे पूछूं आज आपको अगर सुई से लेकर के एरोप्लेन खरीदना है तो आपको क्या चाहिए उसके लिए? आप बोलोगे सर ये रोकड़ा, पैसा, क्लियर। हम जैसे बोल देते हैं ना रोकड़ा, पैसा लगेगा, पैसा साहब। तो क्या होता है? मनी, पैसा चाहिए। अब ये पैसा, मनी, ये कंसेप्ट आया कैसे है, क्लियर। ये इवॉल्व कैसे हुआ यहाँ तक आते आते? क्या स्टार्टिंग में जो हमारे एंसेस्टर थे स्टार्टिंग से ही मनी को यूज करते थे? हाँ, नो, ऐसा तो नहीं था। चलिए तो अब हम डिस्कस क्या करेंगे? मनी का एवोल्यूशन और मनी के प्रकार कितने हैं, टाइप्स क्या है मनी के, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको लिखा हुआ है बार्टर। उससे पहले मैं आपको एक बार आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ बाय इमेजेस ताकि आपको दिख जाए। देखिए अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एवोल्यूशन ऑफ मनी। इसमें सबसे पहले आपको देखो एक काऊ दिख रही होगी, हाँ, इसमें नीचे लिखा हुआ बार्टर, क्लियर। यही मैंने आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे बार्टर लिखा हुआ है, क्लियर। उसके बाद आपको दिख रहा होगा गोल्ड, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कमोडिटी मनी, क्लियर। अभी मैं आपको एक एक चीज़ ही सारी एक्सप्लेन करूंगा, आप ये मत सोचो कि सर वहाँ गोल्ड लिखा है वही यहाँ अपनी कमोडिटी लिखा है, क्लियर। इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद मेटेलिक मनी आपको दिख रहा होगा, मेटल कॉइन्स, देन पेपर मनी, देन प्लास्टिक कार्ड्स, क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी और देन लास्ट में आपका क्रिप्टो करेंसी है। चलिए यही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। बार्टर, बार्टर के बाद आपका क्या आता है? मंथली सॉरी कमोडिटी मनी, मंथली मनी। चलिए कमोडिटी मनी, उसके बाद मेटालिक मनी, फिर उसके बाद पेपर मनी, बैंक मनी और क्रिप्टो करेंसी, क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा दिखा था क्या? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अगर हम बेसिकली देखते हैं तो इस तरीके से जो है हमारा मनी का कंसेप्ट इवॉल्व होता हुआ है, क्लियर। और ये क्या है? हमारे मनी के टाइप्स हैं। चलिए सबसे पहले सिस्टम आता है बार्टर सिस्टम। बार्टर ये क्या होता है? देखो अगर आपको पता हो
अगर कोई बच्चा अगर गांव में हो, ठीक है, आज भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गांव में, कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हर जगह, गांव में कहीं ना कहीं आज भी आपको जो ट्राइबल एरियाज है ना, ट्राइबल एरियाज, उनमें आज भी आपको देखने को मिलेगा ये सिस्टम। इसमें होता क्या है, सपोज कीजिए मेरे पास काव है, क्लियर, गाय है, और मैंने उसका दूध निकाल लिया। अब मैंने जितना कंज्यूम करना था दूध मैंने कंज्यूम कर लिया, लेकिन अब मेरे पास मान लीजिए 1 लीटर दूध एक्स्ट्रा बच गया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे चाहिए बनाना, केला चाहिए, क्लियर। अब मैं क्या देख रहा हूं, मेरे जो पड़ोस में जो रहता है उसके पास केले के वो लगे हुए हैं, क्या पेड़ लगे हुए हैं, और उससे वो केले तोड़ता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको अप्रोच करूंगा, क्लियर, उसके पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा देखो मैं आपको ना 1 लीटर मिल्क प्रोवाइड करता हूं, आपको दूध दे रहा हूं, आप दूध पीजिए, उसके बदले में आप मुझे 1 डजन बनाना दे दीजिए, 1 दर्जन केला आप मुझे दे दीजिए। ये क्या हो गया, इंटरचेंज हुआ, आपने एक चीज दी वहां से और दूसरी जगह आपने उनको दूसरी चीज दे दी, क्लियर। ये हो गया क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इसी को हम बोलते हैं बार्टर, क्लियर। अभी देखो यहाँ पे आपको मैं बाय पिक्चर्स दिखा देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक गर्ल है जिसके हाथ में बनाना दिख रहे होंगे आपको, और एक बॉय है जिसके हाथ में बुक्स दिख रही है। अगर देखिए क्या है, गर्ल्स को बुक की रिक्वायरमेंट है और बॉयज को किसकी रिक्वायरमेंट है, बनाना की। लेकिन अब ये यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये दोनों मान लो इनको लगा कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए और उसको भी लग रहा है हाँ मुझे बनाना चाहिए, तो दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, क्लियर। यहाँ पे पैसा जो आज के कंसेप्ट हम देखते हैं मेटालिक कॉइन्स या करेंसी, वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। पीछे लास्ट में देखेंगे तो एक चिकन को टीवी के साथ, ओवन के साथ वो कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम, यानी कि जब हम बोलते हैं ना एक्सचेंज ऑफ गुड्स, क्लियर, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे इन्वॉल्व है सिर्फ गुड्स, एक गुड के बदले दूसरा गुड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कैमल है, ऊँट है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए घोड़ा, क्योंकि भाई मैं काफ़ी दूर तक जाता हूँ, अब ऊँट तो इतना ज़्यादा तेज चलता नहीं है, मैं घोड़े को चाहता हूँ, मैं घोड़ा मेरे को कम टाइम में जल्दी पहुँचा दे। मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, मेरे पास वो नहीं है, बाइक नहीं है, स्कूटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं पुरानी टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए उस टाइम अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं कम टाइम में अपना जो मटेरियल है वो जिसको चाहिए उसको दे दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा यार ये कैमल है ना, ये रेगिस्तान में तो ठीक है लेकिन यहाँ ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जिसको कैमल की रिक्वायरमेंट है खेतों में, मैं बोलूँगा कि आप मुझे ना अपना घोड़ा दे दीजिए और मैं आपको कैमल दे देता हूँ, वो भी खुश और मैं भी खुश, हम दोनों की जरूरतें पूरी। तो ये होता था बार्टर सिस्टम, क्लियर। अब देखिए इसकी ना कुछ लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम के, वो क्या थी वो देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है बार्टर सिस्टम की, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस ये थी, जैसे मैंने आपको क्या बताया, जैसे बॉय के हाथ में क्या दिखी आपको, इस फोटो में देख लिया एक बार दोबारा, बॉय के हाथ में क्या दिख रहा है आपको, बुक्स, और गर्ल के हाथ में क्या दिख रही है, बनाना आपको। अब सपोज कीजिए ये हो जाए कि मान लीजिए मेरे पास मिल्क है, ठीक है, और दूसरा मुझे चाहिए शूज। अब मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो मिल्क लेता हो और मेरे को शूज दे दे, उसके पास शूज हो और मेरे पास मिल्क, और हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं कि भाई मेरे को जो है शूज मिल जाए और वो मेरा मिल्क ले ले। तो मैं क्या करूँगा, ढूंढूंगा, यानी कि यहाँ पे मेरा लिमिटेशन सबसे पहले क्या आ गया, आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स देखना पड़ेगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अरे दोबारा वही मार्कर आ गया क्या, क्या बात, कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है तो। चलिए लिमिटेशंस फर्स्ट क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि मुझे पहले सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो चीज़ मेरे पास है वही सेम चीज़ जिसको चाहिए वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति के पास भी वही चीज़ होनी चाहिए जो मुझे चाहिए, क्लियर, यानी कि डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए यहाँ पे। अब ये आपको पता है, यहाँ पे मुझे मेरी जो सर्च कॉस्ट है, यानी कि ढूंढूंगा सर्च कॉस्ट, वो बढ़ जाएगी भाई, अगर घूमूंगा तो मेरी एनर्जी लगेगी, क्लियर, मेरा जो है उसके बाद मेरी बॉडी है वो थकेगी, ठीक है। दूसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो भी बढ़ जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और सर्च कॉस्ट दोनों बढ़ेगी, मेरे को पहले ढूंढना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर मैं ढूंढूंगा तो ऑटोमेटिक है मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि टाइम क्या है, बेसिकली आपका मनी के बराबर ही तो होता है टाइम भी। अगर टाइम आपका बीतता जाएगा तो ऑब्वियस है आपके हाथ से मनी भी लूज होती जाएगी। फिर उसके बाद आता है, जैसे मान लीजिए कोई पेरिशेबल आइटम है, ब्लैक से लिखना पड़ेगा, ये दोनों रेड मार्कर कुछ ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं उसको। पेरिशेबल आइटम है मेरे पास, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया था, क्लियर। अगर मेरे पास दूध है, आपको पता है गर्मियों में दूध तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, क्लियर, अनलेस मैंने उसको बॉयल ना किया हो। अगर मैंने बॉयल भी किया है तो वो ज़्यादा कितना 3 से 4 घंटे, उसके बाद वो फिर अपने आप आपको पता है फट जाता है।
अब पेरिशेबल आइटम है तो मुझे पता है पेरिशेबल आइटम जो है उसको मैं स्टोर नहीं कर सकता, क्लियर। अब पेरिशेबल आइटम को स्टोर नहीं कर सकता, वो खराब हो जाएगा, तो मेरा जो है बार्टर सिस्टम में ये नुकसान था, क्लियर। तो इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे हमने इसको वाइप आउट कर दिया, यानी हटा दिया अपने ट्रेडिंग सिस्टम से। सबसे पहले जो हम ट्रेड करते थे वो बार्टर के थ्रू करते थे, क्लियर। ये अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो आप यही पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कि बार्टर सिस्टम में चलता था, क्लियर। ये था हमारा इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से समझना कि बार्टर सिस्टम क्या था और इसकी लिमिटेशंस क्या थी, क्लियर। अब देखिए लिमिटेशन से तो कुछ बेनिफिट्स भी रहे होंगे। बेनिफिट्स क्या रहेगा, बेनिफिट्स ये रहेगा कि मान लीजिए इसमें क्या था, जैसे आज हम बोलते हैं कि मेरे पास 100 रुपये है, 100 रुपये में मान लो मैं अगर आज 5 नोटबुक्स खरीद लेता हूँ 20 रुपीज़ की एक, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई, इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं, ये हम रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में इसको भी डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप, क्लियर। तो अब मान लीजिए महंगाई हो गई, मैं कह रहा हूँ कि 2 साल बाद मेरे पास 100 रुपीज़ तो हैं, लेकिन अब मैं फिर 5 की जगह 4 नोटबुक्स खरीद पा रहा हूँ, तो मैं ये तो बोलूँगा ना कि जो पैसे की डिमांड वैल्यू है वो गिर गई है। पहले 100 रुपये मुझे 5 चीज़ें खरीद के दे रहा था, अब 100 रुपये मुझे 4 चीज़ें खरीद के दे रहा है। लेकिन बार्टर सिस्टम ऐसा नहीं था। अगर आप 1 लीटर दूध से अगर आप 1 कैमल परचेज कर पा रहे हैं तो वो उस टाइम पे भी वही चलता रहेगा, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं था कि इन्फ्लेशन का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था उस टाइम, महंगाई का, क्लियर। क्योंकि आपको पता है डिमांड कैसे होती थी, आपको पहले डिमांड इतनी होती नहीं थी, इसलिए इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक नहीं होता था। तो ये इसके कुछ बेनिफिट भी थे। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कमोडिटी मनी। देखिए कमोडिटी क्या होती है, कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रॉ मटेरियल हो। जैसे आपका क्रूड ऑयल क्या है, ये कच्चा तेल, नाम में याद है ना कच्चा तेल, क्रूड ऑयल को क्या बोलते हैं हम, कच्चा तेल। ये क्या करते हैं, जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज के अंदर रिफाइन करते हैं तो उससे हम पेट्रोलियम, उससे रिलेटेड उसके प्रोडक्ट्स जैसे जेली, वैसलीन जो हम बनाते हैं, ये सारे क्या डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स में। तो जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स हैं वो किस में आ जाते हैं, कमोडिटी में। जैसे कि आपका गोल्ड है, ये भी क्या रहता है, कमोडिटी है, क्लियर। अभी जब मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी, ये देखिए यहाँ पे आपको गोल्ड दिखा हुआ है, बार्टर के बाद गोल्ड, तो ये गोल्ड क्या कमोडिटी है, क्लियर। अब देखिए कमोडिटी मनी के अंदर क्या होता था, इसमें जैसे कि मान लो आयरन नेल है, जिसको हम बोलते हैं ना कील, दीवार में लगाने वाली कील लगाते हैं ना दीवार में, आयरन नेल। इसमें क्या होता था कि हम इसके थ्रू ट्रेडिंग करते थे। मान लो मेरे पास कुछ आयरन नेल्स पड़ी हैं और मैंने आपको दी, मैंने आपसे कोई चीज़ ले ली, क्लियर। उसके बाद जैसे मान लो मेरे पास गोल्ड है, क्लियर, मैंने आपको कोई गोल्ड दिया थोड़ा सा और मैंने आपसे कोई दूसरी चीज़ ली, तो इसमें क्या था, मैं कमोडिटी यूज़ करता था, यानी कि मैं रॉ मटेरियल को यूज़ करता था। अब इसके अंदर नुकसान क्या हो रहा था, यानी कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी कमोडिटी मनी की। इसकी लिमिटेशंस ये थी, सबसे पहले पेरिशेबल थी, नासवान जिसको बोलते हैं हम, कि जल्दी खत्म हो जाती थी, कि इसमें आपको नुकसान ज़्यादा होता था। दूसरा, आप इसको यूनिफॉर्मिटी नहीं रख पाते थे इसमें, क्लियर। जैसे मैंने आपको गोल्ड, जैसे आपको कॉइन दिया, हो सकता है दूसरे ने मुझे गोल्ड जो उसका कोई शेप फिक्स नहीं है, मान लो एक गोल्ड कॉइन जो है थोड़ा सा मोटा है, एक बिल्कुल पतला है, तो उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। मेटालिक जो आपका ट्रेड होता था, मेटालिक नॉट मेटालिक, कमोडिटी मनी के अंदर, क्लियर। तो इसमें क्या होता था, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी। दूसरा ये पेरिशेबल होता था, इसे यानी कि एक टाइम पे वो नाश हो जाता था, उसका खत्म हो जाता था वो, क्लियर। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी कमोडिटी मनी के। उसके बाद दूसरा बात, ये प्योर नहीं होता था। अब जैसे मान लीजिए गोल्ड कॉइन है, तो अब जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ इंप्योरिटीज जो है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसमें कम ज़्यादा होती रहती हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता था कि एक तो आपको प्योरिटी नहीं मिलती थी, मैं जो कमोडिटी थी उसमें, जैसे अगर क्रूड ऑयल देखता हूँ तो क्रूड ऑयल के अंदर कुछ इंप्योरिटीज भी आती हैं, हम उसको रिफाइनरीज में ले जाके उसको प्यूरीफाई करते हैं। प्यूरीफाई करने के बाद जब हम उसमें जो बेस्ट क्वालिटी का जो ऑयल निकलता है, उसमें से फिर हम अगेन नेक्स्ट फर्दर जो लेवल की हमारी चीज़ें होती हैं वो बनाते हैं, क्लियर। तो इसमें ये 3-4 आपकी लिमिटेशन थी, इसलिए धीरे धीरे इसको भी क्या है हमने हटा दिया अपने सिस्टम से, ट्रेड की सिस्टम से। फिर उसके बाद में आता है आपका मेटालिक मनी। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे किसको यूज़ किया गया है, मेटल को। किसके पर्पस के लिए, ट्रेड के लिए। यानी कि आपने मेटल के कॉइन्स बनाए, क्लियर, और आपने उसको अपने सील, जैसे आप अगर देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में तो कॉइन्स भी होते थे जिसपे किंग की फोटो होती थी, इमेज छपी होती थी, और वो सील लगाते थे अपनी। तो जैसे वो आप मान लो कोई ग्रीक
के जो किंग है वो अपने सिक्के बनाते थे। गुप्ता जो हमारे इंडिया में गुप्ता थे उनके कॉइन्स होते थे, वो ऐसे ही कुषाण्स होते थे। तो ये क्या करते थे, अपने कॉइन्स को खुद सील करते थे और उस पर अपनी इमेज छापते थे, ताकि जब ये ट्रेड करें, जिसको भी मान लो हमारी प्रजा के जो भी लोग हैं दूसरे राजा के लोगों को ये दें, तो क्या हो, इस पर अथॉरिटी हो कि हाँ इस पर मेरी अथॉरिटी है और आप इसको लेके ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था मेटालिक मनी। अब मेटालिक मनी में प्रॉब्लम क्या आती थी, मेटालिक मनी में आपको पता है जैसे गोल्ड कॉइन्स होते थे। क्लियर। लोग क्या करते थे, जैसे जैसे आपको ये उनको ये लगता था कि जो राजा है उसकी तिजोरी खत्म हो रही है या फिर उसके पास इतना कैश नहीं बचा है, तो वो क्या करते थे, गोल्ड कॉइन्स को होल्ड आउट करने देते थे, यानी कि अपने पास होर्डिंग कर लेते थे, नॉट होल्ड आउट, होर्डिंग करते थे, यानी कि जमाखोरी जिसको बोलते हैं ना, आज हम जिसको बोलते हैं काला बाजारी, होर्डिंग आउट। क्लियर। होल्ड करने लगे थे, एक इकट्ठा करने लगे थे, क्योंकि उनको पता है गोल्ड महंगा है एज कम्पेयर टू अदर जो मेटल्स जैसे कॉपर के कॉइन्स हो गए, सिल्वर के कॉइन्स हो गए, उनसे ज़्यादा ये वाला है, इसकी ज़्यादा डिमांड है, महंगे है ये। तो क्या करते थे लोग, होर्डिंग करने लगते थे। तो इसलिए ये भी इसकी एक लिमिटेशन थी किसकी, मेटालिक मनी की। इसलिए मेटालिक मनी भी जो है अपना इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा कुछ टाइम तक। देखिए अब धीरे धीरे ये इवॉल्व हो रहा है। सबसे पहले हमने बार्टर से स्टार्ट किया, बार्टर से हमारे कमोडिटी के ऊपर, कमोडिटी से हमारे मेटालिक मनी पे। क्लियर। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मेटालिक मनी। देखिए ये तो है सारी कमोडिटीज, जिसमें आपका जैसे कोको बीन्स हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सॉल्ट हो गया, सिल्वर, टी, टबैको, ये सारे क्या आपके आपके इसके अंदर आ जाते हैं, किसमें, जो कि कमोडिटीज के अंदर। क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास टबैको है। क्लियर। मैंने आपको टबैको दी और आपने मेरे को दूसरी चीज़ दे दी, मैंने किस में डील किया है। लगता है आज लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, लाइट डिम हो रही है, जस्ट अ सेकंड में एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लक्चुएट कर रही थी, तो डिम हो गई थी लाइट काफ़ी, तो जस्ट उसको अभी रेक्टिफाई करवा लिया गया है। क्लियर। तो मैं किसकी बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे इसमें, आपको जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ कमोडिटी मनी की। तो हुआ क्या कि मान लीजिए कोको बीन्स है, तो मान लो एक राजा जो है कोको बीन्स दूसरे राजा को देता था, ठीक है, और वो उससे दूसरी सर्विस लेता था। अब यहाँ पे क्या होता था, देखो कोको बीन्स जो है जरूरी थोड़ी क्वालिटी अच्छी मिले उनको। क्लियर। यहाँ पे क्या है, प्योरिटी नहीं मिलती। अब मान लो किसी दिन किसी ट्रेड में अच्छी कोको बीन्स मिल जाए, दूसरी बार ना मिले। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती थी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, ये आता है मेटालिक जो मनी है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स पहले एक अफवाह चली थी कि 10 रुपये के जो सिक्के हैं बंद हो गए हैं, बैंक जो है उसको लेता नहीं है, और जो आप ऑटो वाले को देते हैं वो भी नहीं रिसीव करता था। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। अब जैसे 5 रुपीज़ का कॉइन है, अब मान लो ये मानेंगे चलो गोल्ड कॉइन है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, आप सबसे पहले किसको होल्ड करेंगे, इकट्ठा करने की सोचेंगे, ऑब्वियस जो गोल्ड में। अब ये जो 2 रुपीज़ के 1 रुपीज़ के कॉइन है, ये क्या है, सारे निकल के कॉइन्स हैं ये। क्लियर। स्टील कॉइन्स हैं ये। अब यहाँ पे क्या होता है, इनकी वैल्यूज कम होती है एज कम्पेयर टू गोल्ड कॉइन्स। तो क्या होता था, लोग गोल्ड कॉइन्स को इकट्ठा करने लगे थे। क्लियर। अब उसके बाद अब मेटालिक जो मनी है, इसके अंदर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जो कॉइन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए एक तो होता है फुल बॉडीड कॉइन, और एक होता है टोकन कॉइन। एक होता है फुल बॉडीड कॉइन और एक होता है टोकन कॉइन। देखिए फुल बॉडीड कॉइन में क्या होता है, इसके अंदर कंप्लीटली एक मेटल का यूज किया गया होगा। क्लियर। दूसरा, इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू वो हमेशा ज़्यादा होगी किससे, एक्सट्रिंसिक वैल्यू से। क्लियर। अब ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक क्या होती है ये आपको बता देता हूँ एक बार मैं। देखिए स्पेस, चलो यहाँ बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड कॉइन की। क्लियर। गोल्ड कॉइन का अगर मैं बात कर रहा हूँ, गोल्ड कॉइन जो मेरे पास है उस पर मैंने मेंशन किया हुआ है 2 रुपीज़। क्लियर। जो मेरे पास गोल्ड कॉइन है उस पर लिखा हुआ है 2, यानी कि वो सिक्का जो है 2 रुपये का है। लेकिन अगर मैं वही चीज़ देखता हूँ मार्केट में, गोल्ड की जो वैल्यू है वो है 45,000 पर 10 ग्राम की। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो गोल्ड कॉइन 2 रुपये का गोल्ड कॉइन है मेरे पास। क्लियर। इसका वेट जब मैं करता हूँ तो वो वेट करने पे तो वो 15 ग्राम का जा रहा है, तो इट मीन्स वो तो जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तो आपकी 50,000 से भी ज़्यादा जा रही है। क्लियर। तो अब क्या होता है,
यहाँ पे जो फुल बॉडीड कॉइन्स होते थे उनकी क्या होती थी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो ये वाली मार्केट वैल्यू होती है ये हमेशा ज़्यादा होती थी एज कम्पेयर टू एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग यानी कि जो उसके ऊपर छपी होती है, क्लियर, जैसे 2 रुपये कॉइन तो है लेकिन वो 2 रुपये का कॉइन है, लेकिन अगर मैं गोल्ड की वैल्यू देखता हूँ मार्केट में तो वो तो 45,000 से भी ज़्यादा जा रही है। तो ये इसमें क्या होता था इंट्रिंसिक वैल्यू, क्लियर, जो कि गोल्ड की खुद की मार्केट वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा किससे होती थी, जो उस पर छपी होती थी। इसमें क्या होता था, इसमें उसका रिवर्स हो जाएगा, क्लियर। अभी जैसे अगर आप देखेंगे बीच में अभी हुआ क्या था, 4 से 5 साल पहले या 10 से 11 साल पहले की बातें हो गई, मार्केट से आपके कॉइन्स दिखने बंद हो गए थे एक टाइम पे, जैसे 1 रुपी, 5 रुपीज़, स्पेशली 5 रुपीज़, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज़, ये कम हो गए थे दिखने। रीज़न बिंग कि आपने देखा होगा पहले के जो सिक्के थे, अभी तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे ये सारे क्या है, न्यू वाले कॉइन्स हैं, ठीक है। ओल्ड वाले कॉइन्स में क्या होता था कि जैसे 5 रुपये का सिक्का अगर आप अभी आज भी अगर आपके पास कोई देखेंगे पुराने वाला सिक्का, वो थोड़ा मोटा होता था। उसमें क्या करते थे, बांग्लादेश के अंदर वो उसको भेजते थे, और बांग्लादेश में क्या होता करते थे, जो ब्लेड बनाने की फैक्ट्री होती है ना उसके अंदर उसको क्या करते थे, मेल्ट करते थे सिक्कों को, और फिर जो सेविंग ब्लेड होती है ना 1 रुपये की एक जो आती है, जो आपको बार्बर शॉप में या नाई की दुकान पर वो उस तरह में लगाते हैं हाफ करके एक ब्लेड को, तो वो वाली ब्लेड बनाते थे। मान लीजिए अगर 1 रुपये का सिक्का है तो उससे 10 ब्लेड बना दी, ठीक है। अब वैसे तो पैसा उसकी वैल्यू कितनी थी 1, लेकिन अगर उसने उसको कन्वर्ट कर दिया ब्लेड में तो 10 ब्लेड बना ली, मान लो सपोज करिए, तो 1 रुपये की जगह उसने कितने में कन्वर्ट कर दिया उसको, 10 रुपीज़ में, तो उसको 9 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट कर दी थी, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोकन कॉइन के अंदर यही है रिवर्स कर दिया था कि जो एक्सचेंजिंग वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक। अब जब ऑब्वियसली बात है स्टील जो है वो गोल्ड से सस्ता है, लेकिन ऑब्वियस है अगर आपने एक तो देखो यहाँ पे कॉइन जो है, अब देखिए 1 रुपी, 2 रुपीज़ पहले के कंपैरिजन में कितने छोटे हैं और वेट में भी काफ़ी हल्के हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है जब गवर्नमेंट ने नए सिक्के को चालू किया था, क्लियर है। चलिए अब देखिए इस प्रॉब्लम से कि लोग जो है मेल्ट करके, जैसे बांग्लादेश में लोग उसको मेल्ट करते थे, इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने 2011 में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था कॉइनेज एक्ट। कॉइनेज एक्ट, इसमें यह बोला कि अब से जो भी अगर कोई सिक्कों को मेल्ट करेगा उसको पेनल्टी होगी, क्लियर, और हो सकता है उसको पेनल्टी के साथ साथ जेल की सजा भी हो जाए, ये था, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, हमारे पेपर मनी की। चलिए पेपर मनी में एक आता है, 2 कंसेप्ट आते हैं आपके पेपर मनी के अंदर, एक आता है फिएट मनी और एक आता है आपका फिएट मनी के बाद लीगल टेंडर। अगर आपने 2016 में जब पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था नोटबंदी की, तो उन्होंने क्या बोला था कि 500 और 1000 रुपीज़ के जो नोट हैं वो आपसे आज रात 12 बजे के बाद क्या रहेंगे, वे लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, क्लियर। अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए देख लेते हैं एक एक करके। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पेपर मनी की। पेपर मनी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे 2 कंसेप्ट को। सबसे पहले आता है फिएट मनी, फिएट मनी। सेकंड कंसेप्ट हमारा आता है लीगल टेंडर, लीगल टेंडर। देखिए पेपर मनी, सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। देखिए ये आपको 50 रुपीज़ का नोट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसमें फ़र्क क्या होता है फिएट मनी और लीगल टेंडर, एक बार मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ बोर्ड पे। देखिए फिएट मनी में 2 कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। फिएट मनी इसमें 2 कंडीशंस आपकी एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले वो पेपर या फिर कॉइन करेंसी की फॉर्मेट में होना चाहिए, जो जिसको मैं फिएट मनी बोल रहा हूँ वो क्या होनी चाहिए, या तो पेपर के फॉर्मेट में होना चाहिए, कॉइन के फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा वो आपका किंग या फिर क्वीन या फिर गवर्नमेंट और या फिर सेंट्रल बैंक के द्वारा अथोराइज्ड हो, क्लियर। 2 चीज़ें मैंने आपको क्या बोला है, साइमल्टेनियसली होना चाहिए। सबसे पहले वो पेपर करेंसी में होना चाहिए या फिर कॉइन की करेंसी में होना चाहिए, क्लियर। जैसे हम बोलते हैं ना 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, या तो वो नोट की फॉर्मेट में हो या 1 या 2 रुपये के सिक्के की फॉर्मेट में हो, लेकिन उसके साथ साथ वो सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हो, क्लियर। तो हम बोलेंगे दैट पर्टिकुलर मनी इज अ फिएट मनी।
फिर आता है लीगल टेंडर। इसमें भी अगेन आपको दो चीजें साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले वो फिएट मनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फिएट मनी, जो अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद वो जैसे इंडिया की बात कर रहा हूं तो इंडियन टेरिटरी के अंदर आप कहीं पे भी जाए, जैसे अगर आप मान लीजिए लेट्स से हिमाचल में रहते हैं तो आप तमिलनाडु के अंदर भी चले जाइए, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, कहीं पे भी, चाहे किसी अंडमान निकोबार की यूटी में चले जाएं, तो आप कहीं पे भी जाएं इंडिया की टेरिटरी में, आपको ट्रांजेक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए उस करेंसी को लेके। ट्रांजेक्शन या फिर मान लो आपको कोई डेट पे करना है, क्लियर, आपको अपनी कोई सेटलमेंट करवानी है, तो वो सारी जो है आप कर सके, उसको हम तब बोलेंगे लीगल टेंडर। अब देखिए, जब डीमो हुआ था, नोटबंदी की गई थी 2016 में, उस टाइम क्या बोला गया था, उस टाइम हमारे पीएम ने जो स्पीच दी थी उसमें ये बोला था कि अब से ये 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे आज रात 12 बजे से, यही बोला था। वहां पे ये तो नहीं बोला था फिएट मनी नहीं होंगे, नहीं। लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि वो अगर अभी किसी के पास ओल्ड सीरीज के 500 और 1000 के अगर नोट्स पड़े हैं, क्लियर, तो वो फिएट मनी तो है, यानी कि पेपर की फॉर्मेट तो है। दूसरा, गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल बैंक के जो आरबीआई के गवर्नर थे उस टाइम के, उन्होंने साइन भी किए हुए, तो फिएट मनी तो है, बट उसको आप सेटलमेंट के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्लियर। अभी अगर आप मान लो किसी किराने की शॉप पे जाएं या किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, आप वहां पे उससे पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब क्या है, लीगल टेंडर नहीं है, क्लियर है इतनी बात। ये इस पे क्वेश्चंस 2018 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है लीगल टेंडर पे, क्लियर। ये क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा एक एक, जब ये टॉपिक थोड़ा सा पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस जो है इसके रिलेटेड सारे मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए, बात आती है लीगल टेंडर, इसके भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हो जाते हैं। एक तो होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। देखिए, जो हमारा लीगल टेंडर है, इसके भी फर्दर कितने 2 सब टाइप्स हैं। एक तो होता है लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड। अब नाम से ही पता चल रहा है आपको, यहां पे जो मैं सेटलमेंट करूंगा वो, जैसे मान लीजिए जो कॉइनेज एक्ट था 2011, ठीक है, इसमें ये बोला गया कि अगर मान लीजिए आपको ₹1 या उससे ऊपर के जो सिक्के हैं, जैसे लेट्स से ₹2 और ₹5, ₹10, अगर ये सिक्के हैं आपके पास ₹1 या उससे ऊपर के जितने भी सिक्के हैं, अगर आप उसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 1000 रुपीज तक का पे कर सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ 1000 रुपये की जो पेमेंट है वो सिक्कों में कर सकते हैं, क्लियर। या तो आप एक रुपए के 1000 सिक्के दे दो किसी को, वो आपको मना नहीं करेगा लेने से, ठीक है। 2 रुपए के 500 सिक्के दे दो, 10 के आप 100 सिक्के दे दो, क्लियर। जो भी व्यक्ति होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा, क्लियर। ये हो गया। उसके बाद अगर आप 50 पैसे 50 पैसे से पेमेंट करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 20 रुपीज़ की ही पेमेंट कर सकते हैं। जस्ट सेकेंड, नॉट 10 रुपीज़ ओनली, 10 रुपीज़, ठीक है। 10 रुपये तक की पेमेंट जो आप 50 पैसे से कर सकते हैं, नॉट 20 कॉइन्स होंगे। जैसे 50 पैसे को अगर मैं जब 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके 10 रुपीज़ बनते हैं ना, तो 20 कॉइन्स होते हैं, क्लियर। तो वो मेरे माइंड में एकदम से आ गया था, क्लिक हो गया। चलिए, ये तो क्या हो गया लिमिटेड। अगर इससे ऊपर करेंगे, मान लो अगर आप सिक्कों में 1000 रुपये से ऊपर पेमेंट करते हैं, जैसे मान लेट्स से 1200 रुपये 1500 रुपये, तो जो भी व्यक्ति जैसे दुकानदार है वो आपको उस सिक्के को लेने से मना कर देगा और आप जो उस पर केस भी नहीं कर सकते हैं, क्लियर, क्योंकि कॉइनेज एक्ट 2011 में बोला गया है। और 2011 से पहले आपको पता है, जैसे हमारे पुराने सिक्के चलते थे 10 पैसे के, 20 पैसे के, है ना, 75 पैसे के, तो वो सारे सिक्के जो है बंद हो गए। अब सिर्फ 50 पैसा जो है आज भी आपका करंट में चल रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए 50 पैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आपका आंसर होगा यस, चल रहा है अभी भी। लेकिन उससे पहले जितने भी सिक्के थे सारे खत्म कर दिए गए, बंद कर दिए गए। अब बात करते हैं हम अनलिमिटेड की। अनलिमिटेड लीगल टेंडर में क्या होता है, इसमें बोला गया है कि आप जो भी पेपर करेंसी है वो क्या है, आपका अनलिमिटेड है, उससे आप चाहे कैश में कितनी भी पेमेंट कर दें, क्लियर, कोई लिमिट नहीं है। 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कितनी भी कर सकते हैं। ये है किसमें बोला गया है, आरबीआई के एक्ट
1934 में, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। क्लियर? चलिए अब देखिए यहां पे फाइनेंस एक्ट पास होता है 2017 में। क्लियर? नोटबंदी के बाद फाइनेंस एक्ट पास होता है 2017 में। उसमें ये बोला गया कोई भी व्यक्ति अगर कैश में 2 लाख से ऊपर, अगर 2 लाख से ऊपर की पेमेंट कैश में करता है तो उसको पेनल्टी होगी, यानी कि उसको सजा होगी। लेकिन 2 लाख से नीचे कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 2 लाख से ऊपर करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक और या फिर डिजिटल पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसको हम मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं, डिजिटल। ठीक है? अब आपको ये ध्यान रखना है प्रीलिम्स के अंदर या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो पेपर करेंसी है वो कैसा है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। क्लियर? ये नहीं देखना कि फाइनेंस एक्ट 2017 में क्या बोला गया। फाइनेंस एक्ट 2017 क्यों लेके गए थे? जब नोटबंदी हुई थी, आपको पता है कुछ लोगों ने इलीगली कन्वर्ट कर दिए थे नई करेंसी के अंदर। क्लियर? तो ये देखने के लिए कि भाई कहीं पे ऐसा ना हो कि लोग कैश में ट्रांजेक्शन करते जाएं और जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दें। क्लियर? तो इसलिए ये बोला गया था 2 लाख से अगर ऊपर कोई पेमेंट करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी होगी। आपको अब ये चीज़ ध्यान नहीं रखनी, सिर्फ मैंने बताने के लिए कि भी ऐसा ऐसा पास हुआ है लॉ। आपको सिर्फ ये याद रखना है आरबीआई एक्ट 1934 ये बोलता है कि जो पेपर करेंसी है वो कैसा है, अनलिमिटेड आपका लीगल टेंडर है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद में कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको शेयर बता देता हूँ। हालांकि ये क्या होता है कि इंटरव्यूज़ के अंदर अगर आप देखेंगे कई बार पूछ लेते हैं। क्लियर? या फिर आप जनरल अवेयरनेस में या केबीसी हो गया, कौन बनेगा करोड़पति, उनमें ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर? हालांकि क्या होता है कि जनरल अवेयरनेस है, आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखिए आपको मैं एक दिखाता हूँ, अगर मेरे पास पिक हुई तो देखिए ये 50 रुपीज़ का नोट जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ आई पे टू द बियरर द सम ऑफ 50 रुपीज़ दिख रहा है, और नीचे फिर सिग्नेचर भी गवर्नर के। सिमिलरली यहाँ हिंदी में लिखा हुआ मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। नाउ व्हाट डज इट मीन आई पे टू बियरर? देखिए ये जो लाइन है आई पे टू बियरर, जो मैंने अभी आपको दिखाया है स्क्रीन पे, आई पे टू बियरर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आप नोट आपके पास जो है, लेट्स से 2000 का आपके पास नोट है, क्लियर, वो कैसा है, उस पर आपको 0 इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप अपने घर में 2000 का एक नोट रखें, क्लियर, 1 महीने तक, तो क्या अगर आप वो बैंक में रखते हो उसी अमाउंट को, तो आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता। लेकिन आपने उसको करेंसी को, नोट के फॉर्मेट में उसको घर में रखा है, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 0 इंटरेस्ट। तो इसमें आई पे टू बेरर का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास 2000 रुपये लेके आएगा तो मैं उसको सेम वैल्यू, यानी कि 2000 के अंदर ही उसको नोट कन्वर्ट कर दूंगा, मैं उसको वही वैल्यू दूंगा जितने वो चाहता है। क्लियर? जैसे 2000 के मेरे पास लेके आए तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा 500 के नोट्स में, 500 के 4 नोट्स में, या फिर अगर वो 100 की डिमांड करेगा तो मैं उसको 100 के उसको 20 नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? ये बोलता है आई पे टू बेरर 50 रुपीज़। क्लियर है? ये ही इसका मतलब है, और कोई वो नहीं है। पहले क्या होता था ब्रिटेन के अंदर, मान लीजिए कोई 1 पाउंड लेके आता है, 1 पाउंड, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो प्रॉमिस करते थे कोई अगर हमें 1 पाउंड देगा तो हम उसको 73 ग्राम के इक्विवेलेंट उसको गोल्ड देंगे, सोना देंगे। क्लियर? यही यूएस के अंदर क्या होता था, कोई अगर $1 देगा तो हम उसको 14 ग्राम गोल्ड दे देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे इंडिया जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जो आरबीआई के गवर्नर है, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करता है कि अगर आप मुझे 2000 का नोट देंगे मैं आपको इतना सोना दूंगा। क्लियर? हमारा ऐसा नहीं है, हमारा ये कहता है कि आपको उसी अमाउंट के अंदर आपको अलग फेज के नोट्स में आपको कन्वर्ट करके दे दूंगा। क्लियर? अगर आपको ये कहते हो कि मुझे 10-10 के नोट्स चाहिए तो मैं आपको 10 के 200 नोट्स, क्लियर, यानी कि जिसको हम एक जो गड्डी होती है नोटों की, उसमें 100 नोट होते हैं, यानी कि आपको मैं 2 गड्डी प्रोवाइड कर दूंगा, किसकी, 10-10 की। क्लियर? तो ये होता है आई पे टू पे प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। क्लियर? इसका लाइन का मतलब ये होता है। अब उसके बाद आपने 1 रुपये का नोट देखा है, ठीक है, हो सकता है आप में से किसी ने नहीं भी देखा, अभी मैंने खैर वो इमेज नहीं लगा रखी है तो मैं अभी आपको शो नहीं कर सकता हूँ। चलिए, तो जो 1 रुपये का नोट होता है, 1 रुपये नोट, इसको कौन साइन करता है?
इसको साइन करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, याद रखना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे होते हैं। बाकी जितने भी हायर नोट्स हैं एक्सेप्ट 1 रुपी, 1 रुपये के नोट से जितने भी ऊपर के हायर नोट्स हैं, जैसे 2 रुपीज़ का नोट हो गया, 5 का, 10 का, 20 का, 50, उसके बाद 100, 200, 500, 2000, इन सब पे क्या मिलेगा आपको, गवर्नर ऑफ आरबीआई के सिग्नेचर, गवर्नर ऑफ आरबीआई। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आपको नीचे सिग्नेचर दिख रहे हैं, डी सुब्बाराव, क्लियर। अभी कौन है गवर्नर, शक्तिकांत दास, ठीक है। चलिए ये क्या छोटी छोटी अभी क्या बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूँ मैं आपको, हालांकि फिर इसके बाद है ना हम टॉप गियर में भी जाएंगे, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको नोट में दिख रहा होगा, ये इसका सीरियल नंबर है, क्लियर। ये सीरियल नंबर जो है इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखा होता है, क्लियर। आप देखिए ये है 50 रुपीज़ का पुराना नोट, तो इसमें ना आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है। अब अगर मैं दिखाता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे पुराने नोट में ट्रायंगल होता था, सर्कल होता था, क्लियर, और स्क्वायर होता था, और ऐसे करके मतलब अलग अलग डिजाइन होते थे नोट्स के ऊपर। तो अब जो नए नोट्स आ रहे हैं उन पे क्या हो रहा है, ऐसे ना लाइनें होती है, ब्लीडिंग, ऐसे तिरछी लाइनें होती है नए नोटों पे, क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आरबीआई ने जो भी ब्लाइंड पर्सन है, पहले तो क्या वो जैसे इमेज जैसे उसको टच करके फील करके कि अच्छा ये कुछ ट्रायंगल जैसा दिख रहा है तो हाँ ये नोट होगा, क्लियर। अब ये नए नोट जो है, महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट जो है, उसमें ना ब्लीडिंग लाइन्स है, ऐसे उभरी हुई लाइन है, ठीक है। लेकिन अब उसमें क्या है कि अलग अलग नोटों पे अलग अलग है, अब उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो आरबीआई है उसने एक स्कीम निकाली थी कि हम ब्लाइंड लोगों को पहचानने में हेल्प करें। तो इन्होंने क्या निकाला, एक ऐप निकाली, क्लियर, जिसका नाम है मैनी ऐप। ये भी क्या आपका करंट अफेयर है, ये मैनी ऐप। इसकी फुल फॉर्म है मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नोट आइडेंटिफायर। क्या है फुल फॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नोट आइडेंटिफायर, क्लियर। यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आपको आइडेंटिफाई करके देगी नोट्स। अभी देखिए काम कैसे करेगा, मान लीजिए आपके पास स्मार्टफोन है, आपके उसके पीछे कैमरा होता है, आपने अपनी पॉकेट, मान लीजिए आप ब्लाइंड है, ठीक है, वैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मान लीजिए आप ब्लाइंड पर्सन है, अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं देता, आपने अपनी पॉकेट से मान लो कोई भी ऐसा नोट निकाला और फ़ोन के कैमरे के पास ऐसे रखा, आपने जैसे एडजस्ट किया कि हाँ ये कैमरे के पास, वो क्या करेगा, उस नोट को स्कैन करेगा, इमेज को। उसके बाद अगर वो नोट बेसिक से आपने मोड़ रखा है, ठीक है, फोल्ड कर रखा है, वो तब भी उसको स्कैन करके बता देगा वो कितने रुपए का नोट है, क्लियर। अब वो बताएगा कैसे, वो बताएगा वॉइस नोटिफिकेशन से, यानी आपको बोल के बताएगा, क्लियर, वॉइस आवाज से बताएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर अगर मान लो कोई व्यक्ति अंधा भी है और बहरा भी है तो उसको सुनाई कैसे देगा, अंधा तो देख नहीं सकता, सुनेगा कैसे। आपने बोला कि सुन वॉइस, तो इसमें इस ऐप में क्या बोला गया है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये ऐप ऑफलाइन में भी वर्क करती है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, ये ऑफलाइन में भी वर्क करती है। उसके बाद यहाँ पे जो अगर मान लो कोई डीफ है, यानी कि जिसको सुनाई भी नहीं देता है, तो उसके लिए इसमें क्या किया गया, वाइब्रेशन का पैटर्न निकाला है, क्लियर। अगर आपने नोकिया के पुराने जैसे फ़ोन देखे होंगे, क्लियर, उसमें ना वाइब्रेशन का पैटर्न होता था, लॉन्ग वाइब्रेशन, शॉर्ट वाइब्रेशन, या फिर तो उसमें क्या होता है, अगर 50 रुपए का नोट है तो उसकी अलग वाइब्रेशन होगी, 20 रुपीज़ का नोट है उसकी अलग वाइब्रेशन होगी, क्लियर है। तो ये इसमें कुछ फीचर्स हैं इस मोबाइल ऐप के, मैनी ऐप, ये आपको याद रखना है, मैनी ऐप। पूछा जा सकता है मैनी ऐप इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है, वो आपकी जो आपके ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए जो नोट्स है आइडेंटिफाई कैसे करें ये बताने के लिए। अब देखिए ये जो है ऐप, ये बनाई किसने, बेसिकली डैफोडिल ने, क्लियर। डैफोडिल कंपनी ने आरबीआई के लिए बनाई है। इससे पहले आईआईटी जो खड़गपुर थे उन्होंने भी एक ऐप बनाई थी, रोशनी ऐप, बट हालांकि क्या होता है कि वो आईआईटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट के जैसे वो आईआईटी अपना बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वो उस प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, आरबीआई जो है उन्होंने उनके ऐप पे इतना फोकस नहीं किया और जो है मैंने ऐप को अपॉइंट किया, क्लियर। उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है क्या, बैंक मनी। इरेज कर देता हूं एक बार। देखिए बैंक मनी में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है अभी हम करेंसी तो यूज करते हैं पेपर मनी, लेकिन पेपर मनी के अलावा हम और भी तो कुछ चीज़ें यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड ड्राफ्ट,
डीडी जिसको बोल देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट एक होता है चेक। तो ये क्या है हमारे बैंक मनी जो बैंकों ने ईजाद की है, चेक। अब देखिए डिमांड ड्राफ्ट वर्क कैसे करता है ये देख लीजिए एक बार। पहले मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूं कि डिमांड ड्राफ्ट दिखता कैसे है। देखिए ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इंडियन बैंक का क्या है, ये डिमांड ड्राफ्ट है। क्लियर। यहाँ पे क्या लिख रहा है, ऑन डिमांड पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर। कितने रुपए का है ये, 2 रुपीज़ 50 पैसे, 2.5 रुपये का क्या है ये, डीडी है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है वो देखते हैं अभी। देखिए आपको मैं बोल के समझा देता हूँ। सपोज कीजिए मैं एक एज ए विद्यार्थी मैं किसी कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहता हूँ। कॉलेज ने बोला कि ठीक है आपको हम एडमिशन दे देते हैं, आपके मार्क्स भी अच्छे आए हुए हैं, लेकिन आप जो पेमेंट करेंगे वो कैश में ना करके आप हमें डीडी में करें, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करिए। तो अब वो क्या बोलेंगे कि आप ना, अब मान लीजिए बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक में, लेकिन कॉलेज वाले ये बोलेंगे कि आप हमें डिमांड ड्राफ्ट बना के दीजिए, किसका, एसबीआई बैंक का। तो मैं एसबीआई बैंक की किसी भी ब्रांच में, यानी कि जिस ब्रांच में कॉलेज का अकाउंट है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, किसी भी ब्रांच के अंदर एसबीआई की ब्रांच में जाकर के डिमांड ड्राफ्ट की वो रखवाऊंगा, क्या कि मैं उनको बोलूँगा कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवाना है। तो वो बोलेंगे कितने पैसे की, तो मैं बोलूँगा कि जैसे मान लो लेट्स से 10,000 का मुझे डीडी बनवाना है। क्लियर। मेरी जो 1 ईयर की फीस है वो 10,000 है विद एडमिशन चार्जेस। तो वो क्या करेंगे, मुझसे पहले कैश में पैसा लेंगे। जैसे ही उनको वो मिलेगा पैसा, पहले वो चेक करेंगे कि कोई नोट जो है फेक तो नहीं है। दूसरा जो क्वांटिटी 10,000 पूरी है, मशीन के थ्रू आजकल काउंट हो जाता है। उसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद वो क्या करेंगे, मुझे एक पीस ऑफ पेपर देंगे जिसपे जैसे मैंने आपको ये दिखाया था ना, ये देखिए ये पीस ऑफ पेपर ऐसा कुछ देंगे। क्लियर। अब वो क्या करेंगे, इसके ऊपर अपने बैंक की स्टैंप और सिग्नेचर करके मुझे दे देंगे। अब ये पीस ऑफ पेपर मैं बैंक जो मेरा कॉलेज स्टाफ है, क्लियर, जो कॉलेज के जो फीस वगैरह जहाँ सबमिट होती है, मैं वहाँ पे हुए पीस ऑफ पेपर उनको सबमिट कर दूंगा। जैसे ही कॉलेज को ये पीस ऑफ पेपर मिलेगा, कॉलेज अपने बैंक में जाकर के पीस ऑफ पेपर को सबमिट कर देगा और वहाँ पे क्या होगा, उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये है डिमांड ड्राफ्ट। क्लियर। अब आपके माइंड में आएगा ये इतना लंबा चौड़ा ये प्रोसेस बनाने की जरूरत क्या है, सो दैट कि लोग जो है धोखाधड़ी ना करें। क्लियर। धोखाधड़ी ना करें। जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट आपको तभी मिलेगा जब आप पैसे सबमिट करवाएंगे अकाउंट में। क्लियर। आपने बैंक के अकाउंट में पैसे सबमिट कर दिए हैं, बैंक के अकाउंट में वो शो तब होगा, क्रेडिट तब होगा जब बैंक वही पीस ऑफ पेपर जो बैंक ने आपको दिया है आप उसको सबमिट कर दें, तभी वो बैंक के अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्लियर। तब तक वो क्या रहेगा, बैंक के खुद के पर्सनल अकाउंट में रहेगा वो पैसा। क्लियर है। जैसे ही वो बैंक को मिलेगा, अब बैंक जरूरी नहीं है कि अपनी ब्रांच में जाएगा, बैंक भी अगेन उसका एसबीआई में तो एसबीआई की किसी ब्रांच में जाकर उसको सबमिट कर देगा और वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। ये है डीडी का काम करना। अब मान लीजिए मैंने पहले पैसे जमा किए तभी तो मुझे डीडी मिला है, तो यहाँ पे धोखाधड़ी के कोई चांसेस नहीं है, जो कि चेक के अंदर होता है, इसलिए डीडी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ओके। हालांकि आज तो जैसे डिजिटल जैसे वर्ल्ड स्टार्ट हो गया, तो अब जो ये चीज़ें पुरानी हो गई, पर ये आज से 6-7 साल पहले काफ़ी चलती थी। हालांकि आज भी कई लोग इसको यूज़ करते हैं, बट बहुत कम हो गए। चेक में क्या होता है, पहले एक बार मैं आपको चेक की भी फोटो दिखाता हूँ। देखिए ये है चेक। इसमें क्या होता है कि आपको ऊपर आईएफएससी कोड दिखा हुआ दिखता है। ठीक है। आईएफएससी कोड और नीचे ना फिर यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है चेक नंबर, स्टार्टिंग के जो डिजिट्स होती हैं तो चेक नंबर, फिर अलग से एक होता है MICR नंबर, कोड नंबर, ये होता है मैग्नेटिक इंक कोड रिकग्निशन कोड। ये क्या होता है, आयरन ऑक्साइड से लिखा हो जाता है। क्लियर है। यहाँ पे डेट डालने के आपको कुछ स्पेस दी हुई है, यहाँ पे अमाउंट डालने के लिए स्पेस मिली होती है, फिर यहाँ पे आपको कुछ लिखना होता है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर होता है यहाँ इस वाले कॉलम में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो चेक है, चेक में क्या होता है, मान लीजिए मेरे अकाउंट में, मुझे पता है मेरे अकाउंट में है बैलेंस 0 रुपये, बैलेंस है मेरा 0। क्लियर है। अब सपोज कीजिए मेरे को बैंक जो कॉलेज स्टाफ है उसने बोला कि आप हमें चेक दे दीजिए और हम आपका एडमिशन कर देते हैं। जैसे मैंने चेक दिया और उन्होंने मेरा एडमिशन कर दिया और उन्होंने अपने सिस्टम में डाल दिया कि हाँ इसके हमें फीस आ गई है, ये चेक नंबर है, उस चेक के थ्रू आ गई है। लेकिन जब उन्होंने वो चेक अपने अकाउंट में लगाया, वो क्या हो गया, क्या हुआ, सिंपल है, मेरे अकाउंट में बैलेंस 0 है तो वो चेक लगेगा ही नहीं। अब चेक नहीं लगेगा तो यहाँ तो मेरा एडमिशन हो चुका है, तो यानी कि मैंने किसके साथ धोखाधड़ी की है, कॉलेज के साथ। क्लियर। तो चेक में ऐसा हो सकता है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी क्या बोल दिया है
कि इन केस अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है, हाँ यहाँ पे जो मेरे माइंड में वर्ड नहीं आता वो था बाउंस, अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है तो जितने भी उस व्यक्ति को पैसे देने हैं प्लस में वो तो देगा ही देगा, उसके बाद उसको सजा भी होगी, और उसको जो भी जिस व्यक्ति को उसने चेक दिया है उसकी जो भी उसको ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हुआ उस चेक को लगाने में, जो उसको मेंटल हैरासमेंट हुई, वो सारे खर्चे मिला करके, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का किसी को चेक दिया, क्लियर, वो हो गया बाउंस क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। अब उस व्यक्ति ने केस कर दिया कोर्ट में आपके ऊपर, तो आपको हो सकता है 2 लाख रुपए देने पड़े, और क्योंकि कोर्ट ने बोला है तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्लियर। तो इसलिए जब भी आप किसी को चेक देते हो थोड़ा सा सोच समझ के देना, ऐसा ना हो कि अकाउंट में है ना और आप फटाफट चेकबुक ला कर निकाल के दे दें, क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्लियर ना। पहले क्या होता था, लोगों को पता नहीं होता था, लेकिन अब ये लॉ बन चुका है, क्लियर। चलिए अब हाँ, यहाँ पे चेक में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, IFSC कोड। देखिए ये क्या होता है, 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका मान लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अकाउंट है, तो उसमें कैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको चेक के ऊपर, ठीक है, या मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो उसमें देखना ऐसे लिखा नहीं मिलेगा, के बी के ऐसे करके ना 0004,125, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा लिखा हुआ। अब ये क्या होता है, जैसे आपने देखा पोस्ट ऑफिस में जब आप डाक डालते हैं तो उसमें ना पिन कोड मांगते हैं आपसे, पिन कोड जैसे आपका एड्रेस जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आइडेंटिफाई करता है, ये लोकेशन है कहाँ पे। सिमिलरली जो IFSC कोड होता है ये आपका आइडेंटिफाई करता है कि जो ये बैंक की ब्रांच है, पर्टिकुलर ब्रांच है, ये लोकेट कहाँ करती है, क्लियर। तो बैंकिंग के अंदर हम कभी भी देखना वो पिन कोड नहीं पूछते, वो पूछते IFSC कोड। IFSC कोड क्या दिखाता है उनको कि ब्रांच की लोकेशन कहाँ पे है, क्लियर। और इसका कोड कितने डिजिट का होता है, देखिए 4, 3, 7 और 4, 11 डिजिट का होता है। अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिकल, दोनों का मिक्सर होता है ये, क्लियर है। चलिए अब उसके बाद एक आया था MICR कोड, जो मैंने आपको चेक में बताया था, MICR कोड। देखिए आयरन ऑक्साइड के द्वारा लिखा जाता है ये, क्लियर। मैग्नेटिक इंक होती है, इसमें क्या होता है कि ना इसकी पिक को, इमेज को स्कैन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जल्दी से जल्दी, अब मान लो मैंने कोई चेक सबमिट किया, अब ये थोड़ी फिजिकली उस चेक को मैं उस ब्रांच में लेके जाऊंगा, क्लियर। तो इससे क्या होगा, उस पर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बढ़ेगा, चेक को, अब मान लो चेक बाउंस हो गया तो वो और भी बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, उसकी जो पिक है उसको स्कैन करूंगा और उस बैंक को ब्रांच को सेंड कर दूंगा, क्लियर। वहां से अगर मुझे क्लियरेंस मिल गया तो मैं जो है अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। ये है MICR कोड का मतलब। ये बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं मैं आज आपको, ठीक है, मनी के बारे में। इसके बाद में फिर आता है आपका यहां पे बैंक मनी का एक आता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी ये क्या होता है, प्लास्टिक मनी में एक आता है आपका डेबिट कार्ड और एक आता है क्रेडिट कार्ड, क्लियर, और एक आता है हाइब्रिड कार्ड जो अभी न्यू आने लगा है, हाइब्रिड कार्ड। अब देखिए प्लास्टिक, अब आपको पता है जितने भी आपके पास ये कार्ड होते हैं किसके बने, प्लास्टिक के, ऑब्वियस है। अब डेबिट कार्ड में क्या होता है, डेबिट यानी कि अगर आपके पास है तभी कटेगा, नहीं है तो नहीं कटेंगे आपके अकाउंट से, क्लियर। आप कुछ भी नहीं कर सकते। डेबिट यानी आपने कोई चीज़ परचेज की और आपके अकाउंट में वो पैसे थे तो आपके अकाउंट से वो पैसे कट गए और आपने उस चीज़ को खरीद लिया, क्लियर। ये तो होता है डेबिट कार्ड। जैसे आप मान लो कहीं जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी आती है, क्लियर, आपके मेरे पास मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, आता है। अब मान लीजिए आपने, मान लो आपके अकाउंट, आपकी सैलरी है 10,000 रुपीज़, अब 10,000 में से आपने 2,000 रुपीज़ जो है आपने ऑनलाइन शॉपिंग में भी खर्च कर दिया, तो आपका मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। अब आपने शॉपिंग जो की वो तब की जब आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस था, ठीक है, तो उस कार्ड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट को हम एक तरीके से उधार भी बोलते हैं कि यार मुझे ना लोन दे दे, यानी कि क्रेडिट दे दे। तो यानी कि आपके अकाउंट में बेसिक से पैसा हो 0, बट आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप एडवांस में शॉपिंग कर सकते हैं, क्लियर, एडवांस में। उसका क्या होता है, इंस्टॉलमेंट बनती है। लेट्स से आपको लिमिट मिली हुई है 50,000, आप एक महीने में 50,000 जो है आप शॉपिंग कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू।
आपने किसी महीने में 50,000 कंप्लीट कर लिया, आप 50,000 के बाद आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते उस महीने में। क्लियर है? अब बैंक क्या करेगा, उस 50,000 को आपसे लेगा, क्योंकि भाई उसने तो क्रेडिट दिया है ना आपको, तो आपको वापस भी करना होगा। वो आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेगा उसको। क्लियर? आपको फर्स्ट मंथ में इतना पे करना है, सेकंड मंथ में इतना, ठीक है? वो हर बैंक की अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती हैं। उसके बाद आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना, अगर आपके खाते में पैसा है तो यूज़ करो डेबिट कार्ड, यानी कि कटेगा वो। क्रेडिट कार्ड नहीं है खाते में पैसा, तब भी आपको जरूरत है शॉपिंग की, तो आप यूज़ करो क्रेडिट कार्ड। क्लियर? फिर रहता है हाइब्रिड कार्ड, जिसमें क्या होता है, जिसे मान लीजिए ये एक क्या है, एक कार्ड है, इसकी यहाँ पे भी चिप लगी होगी और यहाँ पे भी चिप लगी होगी। अगर मान लीजिए मैं इस तरफ से इंसर्ट करता हूँ तो ये डेबिट कार्ड का काम करेगा। क्लियर है? अगर मैं इस तरफ से इंसर्ट करता हूँ एटीएम के अंदर तो वो कैसे का काम करेगा, क्रेडिट कार्ड का। इसको बोलते हैं हम क्या, हाइब्रिड कार्ड, जिसमें क्या दोनों ही फंक्शन कर रहा है, क्रेडिट का भी और डेबिट कार्ड का भी। जैसे आपका इंडसइंड बैंक जो है, क्लियर, वो प्रोवाइड कर रहा है ऐसे अपने कस्टमर्स को। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, मान लीजिए गलती से आपके पास डेबिट कार्ड भी है और क्रेडिट कार्ड भी है, गलती से आपने क्रेडिट कार्ड निकाला, ये नहीं देखा क्या कौन सा कार्ड निकाला है, आपका अकाउंट एसबीआई में है, एसबीआई का डेबिट कार्ड भी और क्रेडिट कार्ड भी है, जल्दबाजी में आपके जेब पॉकेट में दोनों ही थे, गलती से आपने निकाला क्रेडिट कार्ड और आपने एटीएम से पैसे निकालने हैं, आपने डाल दिया क्रेडिट कार्ड। अब गलती से अगर आपने उससे पैसे निकाल लिए तो बैंक उसको क्या कंसिडर करेगा, एज ए लोन। लोन जैसे आप निकालेंगे क्रेडिट कार्ड से तो उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्लियर है? क्या करेगा, हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड, मेरा ये कहना है, अगर जब तक आपको नहीं रिक्वायरमेंट तो आप बैंकों के झांसों में मत आना, उसको यूज़ मत करना, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत लंबा फंसा देते हैं ये। ठीक है? वो चार्जेस ये चार्जेस बोलते कुछ है और फाइनली आपको मिलता कुछ और है, फिर आप फिर घूमते रहो और फिर वो पे भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बच जाओगे, ठीक है ना? नहीं पे करोगे तो आप पे पेनल्टीज भी लगती चलेंगी और आपको फ्यूचर में, क्योंकि देखिए लाइफ जो है, आपको ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक 50,000 रुपीज़ आप यूज़ करके आप ये बोलोगे कि नहीं मेरे को अब इससे और कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो आप जब भी पैसा अगर यूज़ करें तो लाइफ में एक चीज़ याद रखना, फाइनेंशियल नॉलेज जरूर रखना अपने पास। ठीक है? फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको बोलते हैं। चलिए ये डिस्कस कर लिया हमने बार्टर सिस्टम, कमोडिटी मनी हो गया, मेटालिक मनी हो गया, पेपर मनी हो गया, बैंक मनी हो गया, जिसमें हमने डीडी और चेक कर लिया। हाँ, चेक के अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। चेक 3 तरीके होते हैं। एक होता है स्टेल चेक, एक होता है पोस्ट डेटेड और एक होता है एंटी डेटेड। क्लियर? स्टेल यानी कि क्या, जो कि मान लो मैंने सपोज कीजिए 1 जून 2021 को किसी को चेक दिया, 1 जून 2021 को किसी को मैंने अपना चेक दिया कि यार ये ले चेक और अपनी पेमेंट कर लेना। क्लियर? उस व्यक्ति ने, अब ये जो चेक होता है इसकी वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स की, 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। क्लियर? तो ये जो है 1 सितंबर 2021 से पहले अगर लगा लिया तो है सही, नहीं लगाया तो ये हो जाएगा क्या, एक्सपायर, यानी अब आप मैं इसको यूज नहीं कर सकता। ऑल्दो मेरे अकाउंट में पैसे पड़े थे, आपने नहीं लगा, मेरी गलती नहीं है, लेकिन वो हो गया एक्सपायर। अब आप जा रहे हैं 2 सितंबर को लेके, बैंक बोलेगा भैया ये तो एक्सपायर हो गया, दूसरा चेक लेके आइए। तो ऐसे चेक क्या बोलते हैं हम, स्टेल चेक। एक होता है पोस्ट डेटेड चेक। सपोज कीजिए अब मैंने आपको एक चेक दिया, उस पर डेट डाली, जैसे आज है मान लीजिए लेट्स से एग्जांपल 1 जून 1 जून 2021, लेकिन मैं उस पर डेट कब की डाल रहा हूँ, 1 जून की ना डाल के मैं कह रहा हूँ कि आप 1 जुलाई को 1 जुलाई के बाद लगाना है इस चेक को, पोस्ट डेटेड चेक। क्लियर? अब कई बार क्या होता है कि आपको ये पता है कि यार मुझे ना पर्टिकुलर व्यक्ति की ना पेमेंट करनी है, लेकिन अभी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं, मुझे तो पता है, और मैं उसको बोल रहा था कि भाई तेरे को मैं चेक तो दे रहा हूँ, लेकिन इसको लगाना 1 जुलाई के बाद, मैंने डेट भी डाल दिया। क्लियर? क्योंकि मुझे पता है मेरे पैसे कहीं ना कहीं से, जैसे सैलरी है वो आएगी, कहीं पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो मेरा मैच्योर हो जाएगा वहाँ से, तो मैं 1 जुलाई को तेरी पेमेंट कर दूंगा। तो 1 जुलाई के बाद कभी भी लगा लेना, यानी 3 महीने की है तो बस 1 जुलाई से 1 अक्टूबर के बीच में कभी भी लगा लेना, तेरे को तेरे पैसे मिल जाएंगे। ये क्या होता है, यानी कि मैंने जिस डेट को पैसे चेक दिया उस डेट को ना डाल के मैं आगे की फ्यूचर की डेट डाल रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं हम क्या, पोस्ट डेटेड, बाद वाली। एंटी डेटेड होता है, एंटी होता है पहले, पोस्ट होता है बाद में।
क्लियर? इसलिए बोलता हूँ जब भी आप पढ़ते हो तो थोड़ा एक ना इंग्लिश की वोकेबलरी जो है उसको थोड़ा सा अपना इम्प्रूव करें, क्योंकि देखिए आप मोस्टली जो है पढ़ते किस में, इंग्लिश में। सब्जेक्ट्स में अगर आपको वर्ड्स जो हैं इनका मतलब समझ में आने लग गया ना, सब्जेक्ट आपके लिए इजी बन जाता है। एंटीडेटिव क्या होता है? मान लीजिए मैंने 1 जून को चेक दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन यहां पे मैं डेट डाल रहा हूं कब की, 1 मई 2021। क्लियर? अब इसका यूज कहाँ कैसे होता है ये इतने डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जस्ट अपने जर्नल अवेयरनेस की, जनरल साइंस की स्टडी। क्लियर? हालांकि यूज इसका भी होता है, लेकिन कहाँ कैसे होता है इसकी हमें पीएचडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस हाँ, पर्पज से ये बताने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे करके 3 टाइप्स के चेक भी होते हैं। अब देखिए, जब हम चेक को लगाते हैं, तो उसमें ना 3 पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले मैं चेक दे रहा हूं, यानी कि मेरे अकाउंट से पैसे जाएंगे। क्लियर? ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। मैं पैसे दे रहा हूं, क्लियर, यानी कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं अपने अकाउंट से। ठीक है? तो अगर मैं दे रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, ड्रॉवर। क्लियर? मैं पैसे दे रहा हूं, मेरे अकाउंट से निकल रहे हैं, यानी मैं ड्रॉ करवा के दे रहा हूं अपने अकाउंट से। ड्रॉवर जो कि क्या होगा, पेई, जो पे कर रहा है। जस्ट अ सेकंड, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं यहाँ पे। ओहो मार्कर, ठीक है। हाँ, ड्रॉवर को हम बोलते हैं सेंडर, जो भेज रहा है। वो मैंने उल्टा लिख दिया था यहाँ पे। ड्रॉवर को हम बोलते हैं सेंडर, जो पैसे भेज रहा है। अब उसके बाद बीच में आता है बैंक। ठीक है? बैंक को हम बोलते हैं ड्रॉई, नॉट पेई, वो आएगा नेक्स्ट वाले में। ठीक है? फिर आता है बीच में बैंक। भाई मान लो मेरा जिस अकाउंट, बैंक में अकाउंट है, वो भी तो आएगा ना बीच में। बैंक को हम बोलते हैं क्या, ड्रॉई। क्लियर? उसके बाद आता है एक रिसिपिएंट, RECIPIENT, रिसिपिएंट। क्लियर? जिसको पैसे प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर? और इसको हम बोलते हैं क्या, पेई। 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। ये आपको याद रखना है। ठीक है? ये बैंक मैनेजर समझाने के लिए, सबसे पहले एक सेंडर होता है जो पैसे भेजता है, वो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करवाता है, और एक रिसिपिएंट होता है जिसको मिलते हैं। अगर इसको हम बैंकिंग की टर्म में देखते हैं, भेजने वाले को बोलते हैं ड्रॉवर, बैंक को बोलते हैं ड्रॉई, और जो पैसे प्राप्त करता है उसको बोलते हैं हम पेई। क्लियर है इतना? चलिए, इतना ये टॉपिक हो गया है हमारा। चलिए अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, लेकिन ये है थोड़ा सा करंट का टॉपिक, इसको हम करेंगे अपने फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर मैं अभी यहीं पे ओवर करता हूँ। चलिए देखिए, ये जो है लेक्चर, अभी आपको लगेगा कि सर आपने जो ये पढ़ाया है ये तो बिल्कुल बेसिक था। क्लियर? लेकिन बच्चों याद रखना, हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में यही चीज़ें चलती हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हम। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में मैंने आपको डिफरेंस इनिशियली बता दिया था, क्या डिफरेंस होता है। क्लियर? अब आपको इकोनॉमी पढ़नी है, तो इकोनॉमी में जो चीज़ें यूज़ होती हैं आप वही तो पढ़ेंगे। क्लियर? उसी की नॉलेज रखेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको कुछ और तो नहीं दिखाना था मुझे, ये भी मैंने दिखा दिया है आपको। ठीक है? ये भी हो गया, एवोल्यूशन ऑफ मनी भी हो गया। ठीक है? ये भी दिखा दिया था मैंने आपको। क्लियर? ये भी हो गया। ये मैंने आपको चेक का बता दिया ना, IFSC कोड इसमें। ठीक है? चलिए, यहाँ पे हो गया है हमारा आज का लेक्चर कंक्लूड। चलिए, कैसा लगा आपको लेक्चर, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है? चलिए, टिल देन हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।